integrate it, add wings to your career. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड एड विंग्स टू योर करियर। जैसे कि अपना एस्टिमेशन का सिलेबस हो चुका है, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशंस बता दिए, इवैल्यूएशन बता दिया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बता दिया, टास्क वर्क बता दिया और अपने ड्राई मिक्स कैलकुलेशन बता दी। तो लगभग सब सिलेबस हो गया है। अब जैसे एक दो चीज बची, जैसे एरिया एंड वॉल्यूम का कैलकुलेशन। एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन हम लोग सर्वे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा ही कुछ है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले बताने का कोई मतलब नहीं। तो जो बैक्स एक दो क्वेश्चन को यहाँ से आते हैं पर वो सर्वे में अपने इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन सर्वे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इज, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर। ये बोल रहा है कि जो लेबर हम लोग लगाते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो उन लेबर को का जो चार्जेस है या उनका जो पर डे का जो सैलरी है उसके हिसाब से, या पर मंथली तो कोई लेबर लगाते नहीं, हम लोग पर डे का लगाते हैं। तो लेबर की जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो लेबर की जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, लेकिन उन ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लो 25%। कितना होता है 25%। तो 25% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है 25% वाला, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है 0.25 दे रखा है, यानी कि 25%। 25% जो होता है आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें से 25% तो आपका सिर्फ और सिर्फ का लेबर कॉस्ट होता है, यानी कि जो लेबर को सैलरी वगैरह आप देते हो पर डे के हिसाब से, वो जो सैलरी है वो 25% चली जाती है आपके टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन पढ़िए और उसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब ये देखो डायग्राम देखो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो जो ब्रिक फ्लैट सोलिंग है उसको निकालना है अपने किस पे, पर मीटर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इन पर मीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन पर मीटर बोल रहा है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। तो देखो सबसे पहली चीज, सोलिंग हम लोग मेजर किस में करते हैं, सोलिंग हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इसने बोल दिया कि पर मीटर। अब अगर मैं मीटर स्क्वायर पर मीटर करूंगा तो यूनिट मीटर बच जाएगी। तो मेरे को सबसे पहली बात, यूनिट यहाँ पे क्या आनी चाहिए, मीटर क्यूब पर मीटर आनी चाहिए, तब मेरा क्या बचेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर के यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमको क्या करना है, पर मीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो जो नीचे वाली दीवार है, सबसे नीचे जो ब्रिक फ्लैट सोलिंग है, बीएफएस का मतलब क्या होता है, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, तो उसकी थिकनेस कितनी है, सारी चीजें क्या दे रखी है एमएम में, 750 एमएम उसकी क्या है विड्थ है। तो उसको मीटर में करने के लिए 0.75, फिर उसके बाद उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 75 एमएम, थिकनेस कितनी है 75 एमएम, यानी कि मीटर में कितनी हो जाएगी 0.075। अब उसने पर मीटर बोला है तो लेंथ 1 मान लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा ऑप्शन, जो अपना ऑप्शन सी है 0.056 क्यूबिक मीटर, क्या हो जाएगा ऑप्शन 0.056 क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर मीटर दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, बस ध्यान इस क्वेश्चन में क्या रखना था, हम लोग क्या करते हैं 0.056 के दो ऑप्शन, हमको याद क्या है मीटर स्क्वायर में मेजर करा है, बट इसने क्वेश्चन में पर मीटर निकालने का बोला। ये जो पर मीटर वाला खेल है उसकी वजह से ये किस में आ जाएगा, अपने क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, क्या पूछ रहा है, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, यानी कि सबसे सही एस्टिमेट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया एस्टिमेट कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सेकंड का हो गया, थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। प्लीज एरिया एस्टिमेट तो क्यूब रेट से भी कम होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट रिलायबल होता है। डिटेल के बाद क्या बताया था, क्यूब रेट या क्यूबिकल कंटेंट, और उसके बाद क्या होता है, प्लिंथ एरिया। तो
ऐसे रहता है इसका सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डिटेल एस्टिमेट हमेशा सबसे अच्छा होता है और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट सबसे खराब, यानी कि डिटेल्ड क्यूब और उसके बाद प्लिंथ एरिया, उसके बाद प्रीलिमिनरी यानी कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट सबसे खराब होता है, वो ऊपर ऊपर से अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। 415 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6। अब क्या दे रखा है, 15 mm थिक दे रखा है सीमेंट प्लास्टर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में, और उसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी। क्या दे रखा है, थिकनेस दे रखी है 15 mm, थिकनेस हो गया 15 mm, ठीक है, एरिया दे दिया 100 मीटर स्क्वायर, अपने को क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी 1:6 में बनाए। तो सबसे पहली बात भाई इसका टोटल वॉल्यूम निकालो। टोटल वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू मीटर, तो इसको एरिया इंटू थिकनेस कर देंगे तो 100। अब ये मीटर में दे रखा है, ये एमएम में दे रखा है, तो 0.015, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम आ गया 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम के बाद हमको क्या करना है, ये तो क्या है वेट वॉल्यूम है, अब इसको ड्राई वॉल्यूम करना है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए पहली बात तो मोटार के लिए 1.3 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो ही गया। अब जब भी प्लास्टर करते हैं हम लोग, प्लास्टर में भी क्या होता है, वेस्टेज होता है और अनइवन होता है। प्लास्टर सरफेस हम लोग प्लास्टर किस पे करते हैं, अनइवन सरफेस पे करते हैं। तो क्या होता है, तो उस अनइवननेस को और लॉसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए हम लोग लगभग मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं इसका 1.22 के आसपास। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है प्लास्टर के केस में वो 1.6 पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 1.6। तो इस 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना जो आएगा, ठीक है, 1.5 इंटू 1.6 करेंगे कितना आ जाएगा, 2.4। ठीक है, तो जो टोटल ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा वो हो गया अपना ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.4 मीटर क्यूब। अब सीमेंट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1/7, टोटल शेयर 7 है, 1/7 इंटू 2.4 ये आ जाएगा लगभग 0.343 मीटर क्यूब। कितना आ गया, 0.343 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी जो करेक्ट है। क्या करा, सबसे पहले तो उसने थिकनेस दे दिया और एरिया दे दिया, तो टोटल वॉल्यूम निकाल दिया। अब टोटल वॉल्यूम आने के बाद उसको ड्राई मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएंगे, एक तो वेट को ड्राई में, दूसरा जो लॉसेस को अपने एनकाउंटर करें। तो दोनों ही जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिए तो अपने लगभग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1.6 के आसपास। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए जो शेयर है सीमेंट का अपॉन टोटल शेयर इनटू टोटल वॉल्यूम, तो उससे अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये देखो ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम का क्या निकालना अपने को, इस क्वेश्चन में क्या निकालना को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन, यानी कि अर्थवर्क टोटल एक्सकेवेशन में कितना होगा, अर्थवर्क कितना होगा एक्सकेवेशन में। तो अर्थवर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डायग्राम को एक बार वापस बना लेते हैं हम। ठीक है, ये है ऐसा ही कुछ। अब इसने दीवार की विड्थ कितनी दे रखी है दोनों तरफ, ये भी 80 mm और ये भी 80 mm दे रखा है कि नहीं, 80 mm दे रखा है दोनों तरफ, हाँ कि ना, ये 80 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी ये 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर और ये दीवार दे रखी है 6 मीटर और ये दे रखी है 4 मीटर। ये आउटर टू आउटर दे रखा है 6 मीटर और ये वाली दीवार आउटर टू आउटर दे रखी है 4 मीटर। तो 4 और ये 6। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी सेंटर लाइन निकाल लो। भाई सेंटर लाइन निकाल ली, सबसे सरल तरीका। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेंटर लाइन मेथड अपने इजी पड़ता था, अपने 2 क्वेश्चन करे थे न्यूमेरिकल, तो अपने को पता है। तो सेंटर लाइन निकालने के लिए क्या होगा भाई, ये दीवार टोटल 80 सेंटीमीटर की है, तो ये कितना हो जाएगा आधा 40 सेंटीमीटर और इधर भी 40 सेंटीमीटर कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 कम कर देंगे, 6 माइनस 0.4 इंटू 2, तो ये बच जाएगा 5.2। तो 5.2 की भी दो दीवार है, और इसी प्रकार ये वाली कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 0.4 इंटू 2, इसमें भी सेम, तो ये बच जाएगी 3.2। तो 5.2 प्लस 3.2, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन की इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों ही दीवार है, दो है, तो ये आ गई अपने पास टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। उसके बाद जो दे रखा अपने पास विड्थ दे रखा, विड्थ कितनी दे रखा है 0.8, और डेप्थ कितना दे रखा है 0.6, तो ये अपना पास आ जाएगा 8.064 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, समझ में आ गया? सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन निकाल ली भाई, टोटल लाइन निकाल ली सेंटर लाइन की, उसके बाद डेप्थ और विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास आ जाएगा टोटल अर्थवर्क। ठीक है, तो ये करना था, नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। अब ये बोल दिया बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन, जैसे ही वर्ड आ जाए बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, आंख मीच के डेप्रिसिएशन वर्ड आते हैं, आप बुक वैल्यू टिक कर दो, बुक वैल्यू बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन आती है। अपन ने सिर्फ एक ही पढ़ा था बुक वैल्यू में ही कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तभी अपने बुक वैल्यू आती है, तो और कहीं अपन ने डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन वर्ड आती है अपने क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें एक दो ऑप्शन और दे रखा है, जंक वैल्यू दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा हुआ, सैल्वेज वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके आफ्टर डिसमेंटलिंग, जो अपने को डिसमेंटल करने के बाद उसको बेच के या इसको तोड़ फोड़ के बेच के कबाड़ में बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और जंक वैल्यू सेम हो गया। और सैल्वेज वैल्यू क्या हो गया, जैसे ही उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हुई बिना तोड़े, इनके विदाउट डिसमेंटलिंग उसको बेचने पे जो पैसा मिल रहा है वो होता है सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, इफ द बियरिंग इज नॉट गिवन या नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटर। अब ये बोला है बियरिंग नॉट स्पेसिफाइड, लिंटर में बियरिंग स्पेसिफाइड नहीं है तो कितनी लेंगे, तो ऑप्शन छोड़ दो। मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, मिनिमम बियरिंग कितनी लिखाई थी, मिनिमम बियरिंग मैंने आप लोगों को बताया था 12 सेंटीमीटर, और जनरली हम लोग कितनी लेते हैं 15, जनरली हम लोग कितना लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, मिनिमम बियरिंग 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर का क्या मतलब, इसमें एक चीज और दे रखी, ऑप्शन ए में दे रखा थिकनेस ऑफ लिंटर। अब थिकनेस ऑफ लिंटर का क्या मतलब, मान लो लिंटर की थिकनेस जो है T = 8 सेंटीमीटर है। अगर लिंटर थिकनेस 8 सेंटीमीटर है और मिनिमम बियरिंग 12 सेंटीमीटर दे रखे, तो हम क्या लेंगे 12। अगर मान लो लिंटर की थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, तब हम क्या लेंगे, तब 15 लेंगे। यानी कि मिनिमम 12 तो किसी भी कंडीशन में लेनी है, चाहे थिकनेस ऑफ लिंटर कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, इससे कम तो मिनिमम बियरिंग ले ही नहीं सकते। ठीक है, पर जनरली हम लोग 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, द नॉमिनल लेड एंड लिफ्ट। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में नॉमिनल लेड और लिफ्ट कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नॉमिनल लेड एंड लिफ्ट, लेड कितना बताया था 30 मीटर और लिफ्ट बताया था 1.5 मीटर। ऐसा अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब लेड और लिफ्ट क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल, मान लो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान पहुंचाना है, तो अगर उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो उसको हम लोग लेड बोलते हैं, और अगर वर्टिकल मूवमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल नॉमिनल लेड और लिफ्ट क्या होता है, मिनिमम लेड और लिफ्ट कितना होता है, ये 30 मीटर एंड 1.5 मीटर। तब तक उसका पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर 30 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस से हमको कोई चीज लेके आनी है तो उसका फिर पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन आईएस कोड क्या बोलता है, लिफ्ट लेड के लिए और लिफ्ट के लिए आईएस कोड बोलता है 50 और 2। आईएस कोड बोलता है 50 मीटर और 2 मीटर, ये ध्यान रखना। जनरली हम लोग जो काम में लेते हैं वो 30 मीटर और 1.5 मीटर, इसका ऑप्शन भी आंसर भी यही होगा। लेकिन जब तक आईएस कोड ना बोले तब तक हमको क्या लेना है, 30 और 2। जैसे आईएस कोड बोल दिया
नहीं सॉरी 30 और 1.5, जैसे आईएस कोड बोल दिया 50 और 2 लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड। अब ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, अब जब भी ऐसा क्रॉस सेक्शन दे रखा, ठीक है, अब देखो ऐसी चीज में दिक्कत क्या आ जाती है, अपने को कंस्ट्रक्शन करना है यहां यहां। अब अगर ये सिंपल ट्रायंगल होता, अगर ये सिंपल ट्रायंगल होता जैसे ऐसा, तो हमारे लिए बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती, हम लोग वहीं पे कर लेते। लेकिन अब क्या है, इसमें हम लोगों को जब भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल नहीं है, इसमें अलग अलग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अलग से बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, तो ये अलग अलग बनेगा यहाँ पे, और वो भी फिर राइट एंगल वगैरह नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इतनी कैलकुलेशन वहां पे करने बैठेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा, नौकरी छूट जाएगी हाथ से। आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कम से कम एग्जाम में आप इसको करने बैठोगे तो आपके 10 मिनट ये खाएगा। कितने? 10 मिनट। इतना टाइम नहीं, 10 मिनट में आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस और करोगे, तो यानी कि 20 नंबर आपके कम हो गए सीधे सीधे। मान लो अगर 20 के 20 आपको आते हैं, तो ऐसे में आप इसको क्वेश्चन को करने नहीं बैठोगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो, हाफ ऑफ बी माइनस आर टी का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एस। स्क्वायर ये होल वाला है ना, फटाफट में अंदर आ गया। ठीक है, तो आंसर ए ऑप्शन जो है, हाफ ऑफ बी माइनस आर टी का होल स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एस, इसको आप रट लो। मैंने पहले भी कई चीजें बताई, एस्टिमेशन में काफी चीजें आपको फिक्स है, वो रटनी ही है, रट लो, दिमाग में फिट कर लो कि ऐसा क्वेश्चन आते ही अपने को ये लिखना है। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं आपको याद रहता तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करने मत बैठना, होशियार मत बनना वहां पे कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा मैथमेटिशियन हूँ, ये हूँ वो हूँ। वहां पे होशियारी कोई काम की नहीं, होशियारी नौकरी ले जाएगी। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे समझदारी दिखाएगा वही होशियार है, होशियारी वाला नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और इस क्वेश्चन का आंसर रट लो। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, सॉल्व करना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स विद करंट रेट्स। इसने बोल दिया कि इस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें होती है विद रेट्स, बोल दिया करंट रेट। जहां पर वर्ड आ जाए करंट रेट, जिसमें करंट रेट्स लिखी होती है। अब ये बनाता कौन है, करंट रेट्स, ये होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स। इसको हम लोग शेड्यूल ऑफ रेट्स। अब ये प्रिपेयर कौन करता है, ये प्रिपेयर करता है पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी। कौन प्रिपेयर करता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या सीपीडब्ल्यूडी प्रिपेयर करता है। इसके अलावा तो ऑप्शन ये तो हो गया डी। अब वो रखा पहला एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट का क्या मतलब है, कोई भी स्ट्रक्चर कितने में पड़ेगा, तो उसके लिए पहले तो अपने को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। जैसे हम लोगों ने वो बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाया था, तो वैसे मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के बाद हर एक चीज की जो रेट है उसको एनालाइज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो गया टोटल एनालिसिस ऑफ रेट। और फिर एनालिसिस ऑफ रेट का ही एक पार्ट है शेड्यूल ऑफ रेट्स और मेथड ऑफ वर्किंग आउट क्वांटिटीज, यानी कि जिसमें हम लोगों ने वो करा था लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन, वो सब इसी के पार्ट है, मेजरमेंट वगैरह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखो ये दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में क्या निकालने को बोल रहा है, इसने बोल दिया कारपेट एरिया निकालना है। तो बाहर से बाहर की डिस्टेंस दे रखी है 10.3, या सेंटर लाइन डिस्टेंस दे रखी है, सेंटर लाइन डायमेंशन दे रखी है। कोई भी एक स्ट्रक्चर है, देखो इसने बोला ये कोई स्ट्रक्चर है,
इसकी ये जो सेंटर लाइन है, ब्लू से बना देता हूं, इसकी ये जो सेंटर लाइन है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 10.3 और दूसरे वाली कितनी है 15.3। सेंट्रल लाइन डिस्टेंस और दीवार की थिकनेस कितनी है ये दे रखी है, कितनी, सारी दीवारों की थिकनेस दे रखी है 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो भाई कारपेट एरिया पूछ रहा है, कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये आधी दीवार कम कर दो, क्योंकि कारपेट एरिया क्या होता है सिर्फ इनसाइड वाला, ये कारपेट एरिया, यहाँ पे पूरा रूम है तो फ्लोर एरिया ही कारपेट एरिया के बराबर हो जाएगा। और वॉल की थिकनेस माइनस कर देते हैं प्लिंथ एरिया में से, तो अपने क्या आ जाता है, अपने वो फ्लोर एरिया आ जाता है। तो अगर इसका ये पूछ लेता प्लिंथ एरिया, अगर ये प्लिंथ एरिया पूछता तब क्या हो जाता बाहर से बाहर तक, अब बाहर से बाहर तक कितना 10.3 प्लस दोनों तरफ की दीवार आधी आधी ऐड हो जाती तो 10.6 इंटू 15.6 हो जाता, सिमिलरली इधर भी होता, तो प्लिंथ एरिया ये प्लिंथ एरिया निकल जाता। लेकिन फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया इसमें दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंगल रूम बोला इसने, तो उसके लिए क्या हो जाएगा सिर्फ इनसाइड ऑफ वॉल, सिर्फ दीवार के अंदर अंदर का, तो वो कितना हो जाएगा, अब जैसे इसमें बाहर वाले में 0.3 ऐड हुआ, अंदर वाले में क्या हो जाएगा 0.3 माइनस हो जाएगा, तो 10 इंटू 15 तो 150 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा कारपेट एरिया, 150 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका कारपेट एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। प्लिंथ एरिया तो क्या हो जाता है आउटर ऑफ वॉल टू आउटर, यानी इसके बाहर से इसके बाहर तक प्लिंथ एरिया, या इसके बाहर से इसके बाहर तक टोटल जो बाहर से है वो पूरा प्लिंथ एरिया, और पूरा सिर्फ अंदर अंदर का जिसमें दीवार का पूरा एरिया माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा अपना कारपेट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उसका पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, ये टेबल आपके बहुत काम आनी है, आप इसको कंठस्थ कर लें, यानी कि दिमाग में बैठा लें, यही होता है डेप्रिसिएशन का फिक्स परसेंटेज है। वो क्या है परसेंटेज, अगर 0 से 5 साल है, 0 से 5 ईयर तक है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 0%, यानी कि नील, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास 5 साल तक बोला है तो 0, लेकिन अगर वही 5 से 10 साल 5 to 10 ईयर, तो वो हो जाता है पर ईयर कितना होता है 0.5% पर ईयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 5 2.5 हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, फिर 10 to 20 ईयर, अब लगेगा पर ईयर 0.75% यानी कि 3-4% पर ईयर। तो अगर एक साल में 0.75% है तो 10 साल में कितना हो जाएगा 7.5%। तो 20 साल तक पूछ ले कि 20 साल तक डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 10% हो जाएगा, 2.5 प्लस 7.5 हो जाएगा। अगर 20 से 40 साल डेप्रिसिएशन पूछ ले तो अब हो जाएगा 1% पर ईयर, तो ये एक साल में 1% तो 20 साल में 20%। ठीक है, उसके बाद अगर 40 से 60, जैसे जैसे चीज 40 से 80, तो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है बिल्डिंग, उसके डेप्रिसिएशन क्या होता है बढ़ता जाता है, चीज में टूट फूट ज्यादा होती जाती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वही जो टूट फूट हो रही है उसमें, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1.5%, तो ये 1.5% पर ईयर, तो टोटल 40 साल में कितना हो जाएगा 60%। अब ये टोटल जब आप ऐड करोगे तो ये 90% हो रहा है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 90%। और अब बोलोगे सर 10% कहां गया, तो 10% आ गया स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपको जनरली हम लोग मानते हैं कितनी होती है 10%। ठीक है, तो हो गया 100% बिल्डिंग जितने पे बनी, पहले 5 साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 5 से 10 साल पर ईयर 0.5% होगा, उसके बाद 10 से 20 साल पर ईयर 0.75% होगा, उसके बाद 10 से 20 हो गया, 20 से 40 साल पर ईयर क्या होगा 1% डेप्रिसिएशन होगा, और 40 से 80 साल में पर ईयर 1.5% डेप्रिसिएशन होता है। इस प्रकार टोटल डेप्रिसिएशन आपका 80 साल तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा 90%, पीछे बच गया 10% हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नील, ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग फेयर प्राइस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग को क्या होता है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस फाइंड आउट करने को अपन ने कल क्या बोला, कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फेयर प्राइस यानी कि किसी भी चीज की एकदम सही कीमत निकालने को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। तब मैंने बताया था वैल्यू और कॉस्ट में डिफरेंस, वैल्यू एंड कॉस्ट में डिफरेंस। कॉस्ट क्या होती है, आपने जो ओरिजिनल कॉस्ट लगाई उसको बनाने में जो खर्चा करा है वो होता है आपका कॉस्ट, और वैल्यू क्या होता है उसकी प्रेजेंट टाइम में कॉस्ट। कॉस्ट हो गई जब एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जो पैसा खर्च करा, और वैल्यू हो गई आज अगर आप उस चीज को बेचोगे तो जो पैसा मिलेगा वो आपकी वैल्यू हो गई। एक होता है कैपिटल कॉस्ट, वो भी बताया है मैंने आप लोगों को। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि जमीन खरीदने प्लस उस पे मकान बनाने का जो टोटल खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। वैल्यूएशन किस में आ रहा है, बी में। एक मिनट विकास रोकिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पिक अप द टर्म ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। मैंने बताया था प्लिंथ एरिया के टाइम कई चीजें इनको इंक्लूड करते हैं, इनको एक्सक्लूड करते हैं। तब भी बोला था प्लिंथ एरिया पे ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, या तो पूछ लेगा कौन सा एक्सक्लूड है या पूछ लेगा कौन सा इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सक्लूड पूछा है, नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नॉट इंक्लूडेड। तो ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, क्या है, सोच के देखो। वॉल थिकनेस प्लिंथ एरिया में होती है कि नहीं होती है, वॉल थिकनेस प्लिंथ एरिया में तो होती है, लेकिन किस में नहीं होती, फ्लोर एरिया में नहीं होती। प्लिंथ एरिया में तो आती है। इनका ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सेकंड रूम एरिया, रूम एरिया तो होता ही है प्लिंथ एरिया में। ठीक है, फ्लोर एरिया में भी आता है, कारपेट एरिया में भी आता है, वो तो होगा नहीं। तीसरा क्या है, वरंडा। वरंडा मैंने बोला था इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में, तो पीछे बच गया। चौथा ऑप्शन कोर्ट यार्ड, वो मैंने लिखवाया था कि कोर्ट यार्ड क्या होता है, अपना एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। तो जो जो मैं लिखा रहा हूं वो सारी चीजें अभी तक आपके जो जो मैंने लिखा है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो तो ठीक है। तो अपने करने में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने पढ़ाया हुआ पढ़ लिया जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, तो कुछ भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड फॉर कार्ज ट्रैक। ठीक है, तो कार्ज ट्रैक यानी पत्थर वाला ट्रैक। तो एक होता है कार्ज ट्रैक, एक होता है मेटल, और एक होता है अपना सैंडी ट्रैक। जो लेड होता है ना, मैंने क्या बताया था, नॉर्मल लेड कितना होता है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर अपना क्या होता है नॉर्मल लेड। अब उसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसके लिए, कार्ज ट्रैक के लिए। तो ऑप्शन क्या क्या दे रहा है अपने को, ऑप्शन क्या है 0.8, 1, 1.1 और 1.2। 0.8, 1, 1.1 और 1.2। तो मेटल ट्रैक के लिए तो होता है 1। ठीक है, सैंडी के लिए होता है 1.4, लेकिन कार्ड्स के लिए होता है 1.1। तो 1.1 कौन सा ऑप्शन है अपने, ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। कार्ड ट्रैक के लिए क्या हो जाता अपना 1.1। ठीक है, कार्ड ट्रैक। तो ये हो गया अपना मेटल के लिए 1, कार्ड ट्रैक के लिए 1.1 और सैंडी के लिए 1.4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे, आप देखो एक काम करो, जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है आप एक बार पॉज करो, उसको सोचो कि क्या आंसर होगा, वो आंसर लिखो आप साइड में, और फिर लास्ट में जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको आप एनालिसिस करने लेना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे और कितने गलत करे, और गलत करे तो क्यों करे बिना पढ़े,
आप यहाँ आए हो इस क्वेश्चन वाली क्लास में या पढ़ गए हो, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ो फिर क्वेश्चंस आगे वाले करो, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े आके क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो वैसे ही हो गया जैसे आप एग्जाम में जाओ बिना पढ़े, फिर पास होगे नहीं, फिर बोलोगे कि हमको सही से पढ़ाया नहीं। तो गलती किसकी होती है? स्टूडेंट की। टीचर का भी गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक टीचर मेहनत करता है लेकिन पढ़ता बच्चा ही नहीं है। एक ही क्लास में 60 बच्चे, 70 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो फेल होने वालों को भी उसी टीचर ने पढ़ाया, पास होने वालों को। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, अपने को बेड़ा पार कराना है। इसके लिए क्या करो? अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ के आओ, फिर क्वेश्चंस लगाओ और एक बार साथ में ट्राई करते जाओ कि क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में बालकनी एरिया पूछ रहा है कि जो फ्लोर एरिया में इंक्लूड होता है, तो इसको पहले आप ऑप्शन टिक करो कि कौन सा होगा, उसके बाद आप देखो कि मैं क्या बता रहा हूं। तो यही है कि इसमें जो बालकनी का जो एरिया होता है फ्लोर में, उसको हम लोग कितना परसेंट इंक्लूड करते हैं? बालकनी का आधा एरिया हमारे फ्लोर एरिया में आता है, इनकी 50% एरिया ऑफ बालकनी इज इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप दोबारा से कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 ब्रिक थिक, कोई वॉल है उसकी पूछ रहा है थिकनेस कितनी होगी, ये भी मैंने लिखा है। क्या बोल रहा है? 1 ब्रिक थिक, 1 ब्रिक थिक वॉल क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ब्रिक कितनी होती है? 19 की। ये नहीं होता 19, 9 और 9 सेंटीमीटर। तो अगर मोटा लग जाएगा तो रफली कितनी हो गई? एग्जैक्ट देखे तो 19 की होती है, लेकिन प्लास्टर वगैरह के बाद हम लोग रफली उसको 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और अगर ये पूछ ले हाफ ब्रेक थिक, तो इसकी आती 10, 1.5 ब्रेक थिक तो 30 सेंटीमीटर में, और फिर अगर 2 ब्रेक थिक पूछ ले तो 40 सेंटीमीटर। तो ये याद कर लो, हाफ ब्रेक थिक मतलब वो जो दीवार है वो क्या है? पार्टीशन वॉल है, ठीक है। 1 ब्रेक थिक का मतलब है कि दीवार के अंदर ईंट जो लगी हुई ऐसे लगी हुई। अगर दीवार का सिर्फ जो छोटा वाला सरफेस एरिया वो आपको सामने दिख रहा है, तो 9x9 वाला अगर दिख रहा है, इसका मतलब दीवार क्या है? 1 ब्रिक थिक है। लेकिन अगर आपको 19x9 दिख रहा है, तो चांसेस है, 100% नहीं बोल रहा हूं, कि चांसेस है कि वो ब्रिक क्या हो सकती है आपकी, वो वॉल क्या हो सकती है आपकी? हाफ ब्रिक थिक। क्यों हो सकती है? उसके पीछे भी एक और ऐसे लग सकती है, तब वो टोटल 1 हो जाएगी। तो पीछे वाला भी देख लेना, उसके बाद पता लगेगा, है ना। या फिर ऊपर नीचे वाला कोर्स देख लोगे तब भी पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फोटो नहीं पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। तो हाफ ब्रेक थिक होती है 10 सेंटीमीटर, 1 ब्रेक थिक वॉल जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, 1.5 30 और 2 ब्रेक थिक हो जाती है वो आपके 40 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्टिमेट क्या होता है भाई साहब? अब तो पता ही होगा एस्टिमेट क्या होता है। किसी भी चीज वैल्यू निकालना, उसको बनाने से पहले, मतलब उस पे खर्चा, वैल्यू नहीं खर्चा, किसी भी चीज या कोई भी काम करने से पहले ये सोचना कि उस पे कितना खर्चा होगा, और उस जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेट। पैसा कितना लगेगा, जैसे आपको मकान बनाना है तो आप पहले एस्टिमेट बनाओगे कि कितना खर्चा बैठेगा, तो वही हो गया अपना एस्टिमेट। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपने सही बैठेगा? ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो प्रोबेबल कॉस्ट मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the estimation of plastering surface the deductions are not made for, मैंने प्लास्टरिंग का सबसे सारे डिडक्शंस लिखाए थे आपको, पीछे जाके एक बार नोट्स में देखो, लेकिन उससे पहले इसको सोचो कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से किसके लिए डिडक्शंस नहीं करते प्लास्टर में? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एंड ऑफ बीम्स। क्या करते हैं क्या एंड ऑफ बीम्स के लिए? नहीं। दूसरा क्या है? एंड ऑफ राफ्टर्स। करते हैं क्या? नहीं करते एंड ऑफ राफ्टर। तो दो में नहीं करते, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज का नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी के लिए नहीं करते। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? स्मॉल ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, उसके लिए करते हैं क्या? नहीं करते।
तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में पहले लिखा चुका हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे मजाक में नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन जो देखो आप जितने आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में सब के सब लिखा चुका हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ले आऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम ऑफ स्टील वर्क्स विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, इनमें से किसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं? स्टील वर्क वैसे तो हम लोग किसमें करते हैं, क्विंटल में। भाई स्टील मेजर किसमें करते हैं, क्विंटल में। मैंने बताया था स्टील या मेटल क्विंटल में मेजर करते हैं। आयरन वर्क वगैरह अपन ने वो केजी पर मीटर निकाला भी था कल लास्ट क्लास में। तो स्टील वर्क किस में मेजर करते हैं, इनमें से पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में किसको मेजर करते हैं। तो कोलैप्सिबल गेट मैंने बताया था, कोलैप्सिबल गेट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोलिंग शटर। रोलिंग शटर भी मैंने बोला था, दुकान का जो शटर होता है उसको भी हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और कोलैप्सिबल गेट विथ रेल्स हो गया। और स्टील का जो डोर होता है, यानी कि जो अपने घर में छोटा मोटा जो दरवाजा लगता है, वो भी किस में मेजर होता है, मीटर स्क्वायर में। तो इसके क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। तीनों ही, स्टील के डोर को, रोलिंग शटर को और कोलैप्सिबल गेट, तीनों को हम लोग किस में मेजर करते हैं, अपने मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। फिर देख लो, प्लिंथ एरिया में आगे इनमें से किसको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते, तो किसको नहीं करते, ऑप्शन देखो, एरिया ऑफ द लॉफ्ट। एरिया ऑफ द लॉफ्ट को करते हैं क्या प्लिंथ एरिया में? हाँ कि ना, एरिया ऑफ द लॉफ्ट को करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता। चलो आपको ये नहीं पता लॉफ्ट क्या होता है तो ठीक है, नीचे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। नीचे वाले ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल। मैंने बोला था बरसाती क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं बरसाती को, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं। और बरसाती क्या होता है, देखो घर की छत पे कोई रूम बना देते हैं जिसपे कोई टॉयलेट बाथरूम वगैरह की सुविधा ना हो, बरसात वगैरह में घर में लाइट चली जाए तो उसकी खिड़की दरवाजा खोल के वहां सो सकते हैं, बस उसके लिए उसको बोलते हैं बरसाती। यानी कि जिसमें सैनिटेशन की सुविधा ना हो, खाली वेंटिलेशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बरसाती। तो बरसाती तो इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में, तो ऑप्शन बी तो होना नहीं। फिर ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल। वॉल को तो इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में, तो ये भी हो नहीं सकता। तीसरा क्या है, पोर्चेस ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। अगर यानी कि सिंपल सपोर्टेड या फिक्स्ड टाइप पूछ रहा है, वो मैंने लिखा था, अगर पोर्च सपोर्टेड है तो इंक्लूड होगा, और अगर वही कैंटिलीवर टाइप है तो इंक्लूड नहीं होगा। नॉन कैंटिलीवर पूछा है, या क्या बच्चा का फटाफट में क्या हो जाता है, जैसे मैंने अभी गलती करी, फटाफट में मैंने कैंटिलीवर पढ़ लिया, तो उसके आगे नॉन कैंटिलीवर भी है, तो नॉन कैंटिलीवर तो आता है इंक्लूडेड में, यानी कि जो सिंपल सपोर्टेड या फिक्स्ड सपोर्टेड हो गया, वो तो अपने किस में माना जाएगा, उसमें इंक्लूड में। और अगर कैंटिलीवर टाइप है तो वो किस में आ जाएगा, एक्सक्लूड में। तो ऑप्शन ए ही बैठेगा। एरिया ऑफ लॉफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लंप सम आइटम। इनमें से कौन सा कोई भी लंप सम आइटम नहीं है। नॉट पूछ रहा है तो भाई देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला आर्किटेक्चरल फीचर्स, पता ही नहीं आपको, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक आर्किटेक्चरल फीचर। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स का क्या मतलब है, आपने कोई नई तरह की डिजाइन बनाई, अब अलग अलग तरह की डिजाइन बनाओगे, नई नई डिजाइन, तो अब उनको किस में मेजर करोगे, अलग अलग नहीं करते हम लोग। किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, भाई ये डिजाइन बनानी है तो इसको तू किस में इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो डिजाइन क्या होता है, फिक्स रेट के हिसाब से चल रहा है। वो इंटीरियर डिजाइनर जो आता है वो फिक्स रेट बोलता है कि हम ये चीज बनाने के इतने पैसे लेंगे, तो वो क्या होता है, लंप सम होता है। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स आ गया लंप सम में। फिर आता है कंटिजेंसी एंड अनफोर्सीन आइटम्स। वो तो मैंने पहले दिन सबसे ऊपर टॉपिक लिखा था कि 3 से 5% लंप सम में कंटिजेंसी को मानते हैं हम लोग, तो कंटिजेंसी ये भी लंप सम में आ गया। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन भी हमने लंप सम में 8% माना था, और इलेक्ट्रिक फैन का 4% माना था, तो ये भी लंप सम आइटम हो गए। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों क्या हो गए, लंप सम। चौथा क्या है, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल का लंप सम आता है नहीं, हमने उसमें लास्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करा था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वाला, उसमें हमने क्या करा था, प्लास्टर का मेजरमेंट निकाला था, और आज भी एक न्यूमेरिकल आया था। तो प्लास्टर क्या होता है, मेजर होता है,
तो जो चीज मेजर कर सकते हैं वो लमसम में नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड का मतलब अपना जो प्लास्टर ऑफ द वॉल है वो किस में इंक्लूड नहीं होता, लमसम आइटम में। ठीक है, तो ये ऐसे इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे ही करें क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द सिल्स ऑफ विंडो। विंडो की सिल्स को किस में मेजर करेंगे, मैंने ये लिखाया है। देखो अगर ये लिखाई हुई चीजें आपको नहीं आती ना तो आपको पढ़ने की सख्त जरूरत है, पीछे जाके नोट्स पढ़ो, एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ, सिर्फ दूसरे के नोट्स के भरोसे ना रहो। हमने वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में, लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिए, लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। जो भी क्लास में बातें बोली जाती, जरूर थोड़ी मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो मेरे को नोट्स बनाते टाइम भी दिमाग में आई है, इसलिए सारी चीजें आप लिख लिया करो। वो तो है ही आपकी हेल्प के लिए, अगर कुछ चीज उसमें स्किप हो गई हो तो वो आप यहाँ पे लिख लिया करो, यार यहाँ पे जो स्किप हो गई वो उसमें से लिख लिया करो। तो इसका क्या हो जाएगा, विंडो की सील को किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में बताया था मैंने। क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ विंडोज है या कितने नंबर ऑफ सील्स है, वो किस में, मतलब विंडो सील या किस में, नंबर्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। उसके बाद देखो मैं फिर कह रहा हूं, एक बार क्वेश्चंस को लिखना मतलब क्वेश्चन को पहले आप करें फिर सोचें कि सर कराएंगे। ठीक है, पहले आप एक बार, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपके पास पॉज वाला ऑप्शन है, आप पॉज करें और देखें कि क्या मेरे को आता है। अगर नहीं भी आता तो छोड़ दो आप, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो एक बार आप उसको ट्राई करो, कोई बात नहीं, यहाँ गलती के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ जो गलती होगी वो फिर परीक्षा में नहीं होगी। एक ही गलती अगर फिर भी आपके वहां पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और मूर्खता करने वाला कभी परीक्षा में सफल नहीं होता है। ठीक है, तो मूर्खता नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। क्या बोलते हैं, बिना डिसमेंटल करे। अभी सुबह भी बताया था, सुबह क्या मतलब पहले, इससे पहले बताया था, क्या था वो था सैल्वेज वैल्यू विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। अगर यूजफुल लाइफ खत्म हो गई और उसके बाद उसको अगर विदाउट डिसमेंटलिंग की निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता है, विदाउट डिसमेंटल सैल्वेज वैल्यू विदाउट डिसमेंटलिंग सैल्वेज। ठीक है, और आफ्टर डिसमेंटलिंग स्क्रैप, सब लिखाया मैंने ना। और स्क्रैप वैल्यू में ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि जो चार्जेस लगते हैं उसको स्क्रैप में कन्वर्ट करने के, वो चार्जेस भी माइनस होते हैं, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू निकलती है। कबाड़ को बेचा मान लो 50,000 में, लेकिन उसको कबाड़ को तोड़ फोड़ के कबाड़ में कन्वर्ट करने के मान लो 10,000 लग गए, तो आपकी स्क्रैप वैल्यू है 40,000 रुपए। ठीक है ना, तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू। बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल। कोई भी ब्रिक वॉल है उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कब मेजर करते हैं, तो मैंने 2-3 चीजें लिखाई थी। ब्रिक वॉल मेजर इन स्क्वायर मीटर इफ, पहली बात हाफ ब्रिक थिक होनी चाहिए, या फिर पार्टीशन वॉल होगी तो, या फिर क्या बोला था, हनीकॉम्ड वॉल होगी तो, हनीकॉम्ब लिख दो। तो ये सब चीजें लिखाया था। तो इसमें से थिकनेस पूछा, थिकनेस यहाँ पे आती है हाफ ब्रिक थिक। हाफ ब्रिक थिक की अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, थिकनेस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर दीवार की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो वो दीवार किस में आएगी, अपने किसमें मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। और अगर ये 20 सेंटीमीटर हो जाती है, अबव हो जाती है 1 ब्रिक थिक या मोर देन 1 ब्रिक थिक, तो वो हो जाती किसमें, क्यूबिक मीटर में। हमने इस पे सवाल कर चुके हैं पहले से, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.